जानना आज ये था कि आज जो विचार गोष्ठी कर रहे हैं गांधी जयंती पर आप लोग, इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि ब्राह्मण समाज गांधी जी के साथ है या गोडसे के साथ? देखिए, अभी इसमें एक्चुअली बहुत सारे सवाल तो आपको वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं ना उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये हर चीज़ को अपने तरीके से मोड़ कर रहे हैं, अपने तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आज मेरे ख्याल में गांधी जी के बारे में जितनी भी भ्रांतियाँ थी वो सारी राकेश शफीक जी ने जब शुरुआत हुआ था पहले भाषण में ही उन्होंने सारी क्लियर कर दी थी। और बाकी आज तो ये जो कभी नहीं हुआ है उसको ये पैदा कर देते हैं, और जो हमेशा हुआ है उसको ये ख़त्म कर देते हैं। आज का जो माहौल चल रहा है देश में ये बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है। और मैं कहता हूँ कि उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो दिन था शायद ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिवस है। इसमें शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। और ये लोग आप देखिए ना, इनके जो गोडसे के नारे लगा रहे वो सांसद बन के बैठे हैं। आप अभी इसमें देखिए, आप संसद में ये सत्र पूरा होने से पहले कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ थी। क्या वो आदमी संसद में बैठे लायक है? यानी उसको ये लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं। मंदिर में आप ही जाइए, देखिए हर आदमी अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा करता है अपने भगवान की, कोई जिसका भी इष्ट देव जो भी है। लेकिन मंदिर में शायद हम लोग गंदगी लेकर तो नहीं जाएंगे, और ये गंदगी लेकर के वहाँ बैठते हैं। तो ये उनकी नहीं है, ये इनको बताया गया है, ये उनको एजेंडा दिया गया। इमोशन हो गया बदूड़ी जी का। ये वही ये देखिए बताया जाता है इनको। इससे पहले आपने देखा होगा जो कानून मंत्री थे उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ क्या नहीं बोला, काफ़ी वकीलों के खिलाफ भी बोला, काफ़ी जजेस के खिलाफ भी बोला है। और वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे थे, उनको बुलाया जा रहा था। बेशक उनको वहाँ से हटाना पड़ा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इनका एजेंडा तय है किसको कब कब बोलना है, कैसे कैसे बोलना। गंदी भाषा केवल इनसे कह के बुलाई जाती है, अपने आप कोई नहीं बोलता। अदरवाइज तो एक सांसद जो बन रहा है, सांसद का तो आचरण उत्तम होना चाहिए। यानी जिस हल्के का वो प्रतिनिधि है, जिन लोगों का, वो लोग तो उसको ये समझ के चुनते होंगे ना कि भाई ये हमारे अंदर सबसे बढ़िया है और हमारे हितों की रक्षा करेगा। किसके तरफ इशारा है? गोडसे कौन के फॉलोवर ज़्यादा बढ़ रहे हैं आप? अभी वर्तमान में तो बढ़ ही रहे हैं ये, क्योंकि इनकी दुकान उसी से चल रही है। आज देखिए देश में राजनीति तो हो ही नहीं रही है, राजनीतिक दुकानें चल रही हैं और इनकी दुकानें उसी से चल रही हैं। ये किस दिशा में ले रहे हैं आप बताइए। खुद प्रधानमंत्री महोदय शाम को एक बयान देते हैं, रात ऊपर से गई, सुबह और बयान हो जाता है, शाम तक वो फिर तीसरा बयान हो जाता है। आप आर्मी से रिटायर, हाँ, और आर्मी में रहकर सेवा की आपने। सवाल ये भी बनता है कि एक रिटायर फौजी क्या सोचता है आज के वर्तमान समय में? नहीं, वर्तमान में मैं तो ये समझ रहा हूँ कि देश का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं। आप ये बताइए, आज़ादी के टाइम में जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, कितने सालों से लड़ाई लड़ी थी, कितने लाखों उसमें अपनी शहीदियाँ दे गई, उसमें इनका क्या योगदान है? इनका कोई योगदान है तो आप बताइए। इनका जीरो योगदान। और आज ये कह रहे हैं कि देश को हम ही चला रहे हैं, और इनके कुछ आदमी बता रहे हैं कि देश तो आज़ादी 2014 से हुआ है। पर ये लोग ये तो कहते हैं कि दो दल थे, एक नरम दल था, गरम दल था, ये नरम दल से थे। ये जो है इनका एक ही मकसद था, ये अंग्रेजों के व्यक्ति थे और अंग्रेजों की भाषा बोलते थे। आज भी ये उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, आज भी अपने देश की भाषा नहीं है इनके पास, आज भी अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं, वही चीज़ें लागू कर रहे हैं। उनकी नीति यही थी, आप खूब डालो राज करो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहा है। नहीं, अब वो उसको नहीं कहेंगे तो इसकी सुनेगा कौन? वो तो उनको तो कहना ही है ना उन्होंने, क्योंकि उनकी दुकान उसी पर चल रही है। अब उसको अच्छा कैसे कहे? अब देखिए, एक आदमी को, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको पप्पू साबित करने में कितने करोड़ों रुपए खर्च हो गए, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन वो पप्पू साबित फिर भी हो नहीं पाया। अब ये मार खा गया, अब ये और क्या गेम खेलेंगे? मैं किसी कांग्रेस के पक्ष में या इनके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है। पर वो फिर भी भाजपा का कहना साफ साफ ये है कि वो राहुल गांधी हिंदू भी तो नहीं है। नहीं, हिंदू और मुस्लिम की किसी बात आनी नहीं चाहिए, जाति और धर्म की बात क्यों आती है? ये बातें यही फैला करके तो वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। हिंदू, क्रिश्चियन या इसमें मुस्लिम है, इसका तो कोई जिक्र नहीं ना। जिक्र है इंसान का, वो इंसान है या नहीं है, हमें ये देखना है। आज जो बैठे हैं उनके अंदर आप बताइए इंसानियत कहाँ से है, जब वो दिन रात धर्म में, जातियों में, गरीबी में, अमीरी में बांट रहे हैं। इन्होंने जनता को क्या दिया और खुद के लिए क्या छोड़ा है? इन्होंने खुद के लिए सब कुछ नहीं दिया। किसी गरीब को कुछ दिया हो, किसी जवान को, किसान को, किसी को कुछ दिया हो? जवानों को मरवा रहे हैं जी। अब देखिए, पुलवामा का हमला हुआ था ठीक 2019 से पहले, आप फेसबुक पर मेरा आर्टिकल देख लीजिए। जब 2016 में सितंबर महीने में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी मैं हुई थी नहीं कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि वो सर्जिकल स्ट्राइक अखबारों में और टेलीविज़न में आई थी। आप देखिए, पत्रकार हैं, आपसे कोई चीज़ छिपती नहीं, सबकी नसें वो नब्ज़ आपके पास है। आप बता दीजिए, कभी आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक का नाम उससे पहले सुना हो तो बताइए। कभी नहीं सुना होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं भारतीय सेना का सिपाही हूँ, मुझे मालूम है वहाँ जब जरूरत पड़ती है तो ये हो जाती है, करते रहते हैं। इसका इवन सेनाध्यक्ष को भी पता नहीं होता है। उस इलाके का जो कमांडर है उसको जब हालात ऐसे लगते हैं कि यहाँ अब जरूरत है, वो हो जाएगी। तो ये टेलीविज़न और अखबारों में पहली बार क्यों आई थी?
मैंने उस वक्त के सेनाध्यक्ष को चिट्ठी दी थी, जनरल रावत को। आज दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच में नहीं है, कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एक FIR दर्ज कराइए, क्योंकि हमारी सीक्रेट्स इन्होंने लीक किया है। आर्मी कब क्या करती है, कैसे करती है, ये चीज़ें लीक करने की नहीं होती हैं। देश की सुरक्षा उसमें खतरे में पड़ती है। देखिए 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सेना की। तो आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री पे FIR हो? बिल्कुल चाहता था, मैं तो आज भी चाहता हूँ। क्यों इन्होंने सीक्रेट्स को लीक किया? देखिए इन्होंने देश की सीक्रेट को लीक किया, आर्मी की सीक्रेट्स को लीक किया है। वो नहीं करने का किसी को भी अधिकार नहीं है वो कहने का। तो जब ये इंटेंशनली हुआ है, किसी ने जानबूझ के थोड़ा किया। टेलीविजन वाले पहले क्यों नहीं बताया? सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले होती रही थी, तब तो किसी ने नहीं बताया। इन्होंने जानबूझ के केवल देश को भ्रमित करने के लिए, केवल ये दिखाने के लिए, ओह क्या प्रधानमंत्री है यार, कितने बोल्ड हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया। और पुलवामा हमला, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय अपनी टीम को या अपनी कैबिनेट को ले जाकर के हमला किया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर सरकार साफ है, उसकी नीयत में खोट नहीं है, तो आज तक उसका पता क्यों नहीं लगा क्या हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था? सर जो सतपाल मलिक जी कह रहे हैं, उनकी बातों को कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। नहीं तो जो उनकी बातों को इसलिए नहीं दी जा रही ना, एक तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, सतपाल मलिक साहब ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा, लेकिन वो बहुत लेट कर दिया उन्होंने। उसी टाइम कह देते तो इसका हंगामा हो जाना था, तूफान खड़ा हो जाना था, अगर उसी टाइम कह देते। लेकिन मेरा तो यही चीज़ जो आपको आज कह रहा हूँ, 12 अप्रैल 2019 का। फिर भी आप लोग मोदी के खिलाफ यानी कि कोई नेता खड़ा नहीं कर पा रहे हैं अपनी ओर से। क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे? अब समय आने दीजिए, इनका समय हो गया है, इनका जो समय था वो हो गया है। ये अभी उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके पास राम मंदिर की तैयारियां हो रही हैं, नहीं, उनके पास अब अभी जो G20 कराया है उन लोगों ने, वो बहुत कुछ देना है देश को। नहीं, वो देश को क्या दे रहे हैं वो देश की जनता जान चुकी है। अब देश की जनता बहकाई में नहीं आएगी। पहले 5 साल बहकाई में आ गए थे, अगले 5 साल को तो मैं मानता ही नहीं कि वो बहकाई में आकर के किए। वो तो उसमें तो बहुत बड़ा रोल EVM का भी रहा है, EVM का बहुत बड़ा रोल रहा है। राहुल गांधी का भी विरोध नहीं करता EVM का। नहीं, वो क्योंकि वो तो लाए थे, लाने वाले वो हैं, तो वो विरोध कैसे करेंगे? पहले लाए वो हैं, अब उसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। अगर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो फिर EVM का विरोध नहीं होगा? नहीं, अब इसके ऊपर भी एक पेच है। 5 राज्यों में सरकार आ जाएगी तो वो, अगर कांग्रेस ये समझे कि उनका अपना क्रेडिट है या उनकी मेहनत से सरकार आएगी, तो वो नहीं है। वो सरकार आएगी तो इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ EVM इस्तेमाल नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? ताकि लोकसभा के समय पर इनको मजबूती से ये कहने को मौका मिल जाए, देखा अगर EVM में गड़बड़ होती तो हम ये राज्य के चुनाव भी तो जीतते। आप विचार गोष्ठी कर रहे हैं आज तिवारी भवन के अंदर, ये विचार गोष्ठी करने के बाद में आप अपने विचार लेकर जनता में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम जनता में जाने के लिए तो ये सारी ये शुरू हुई है ये एक्सरसाइज, और जनता में जाएंगे। और मैं आपको ये भी विश्वास दिला रहा हूँ, आप तो यही हैं और आप ही लोग हमारे बीच में आएंगे, और दूसरे तो नहीं आएंगे, वो मीडिया तो खत्म हो चुका है। हम आज जो संकल्प यहाँ ले रहे हैं उसको पूरा भी करके दिखाएंगे। लेकिन सर आज आप लोगों का साथ चाहिए, आपका साथ मिलता रहा तो आज जो संकल्प हम लेंगे वो आप अप्रैल मई में पूरा होता लेकिन देखेंगे। सर सवाल यह है कि जो आज शास्त्री जी की भी जन्म शताब्दी है, जन्मदिन है, तो जो शास्त्री जी का नारा था जय जवान और जय किसान, तो किसान और जवान इन्हीं पे ज़्यादा वो दिख रहा है। नहीं, देखिए शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, क्योंकि उन्हें मालूम था जवान और किसान इस देश के लिए क्या मायने रखता है। लेकिन आज इनका नारा है मर जवान मर किसान। आप देख लीजिए, जवान के लिए अगर कोई नीति नहीं है, या किसान को तो अभी आपके कुछ ही दिन हुए हैं, 13 महीने किसान वहाँ बैठा है, और वो कोई और वर्ग होता तो शायद नहीं जीत पाता इनसे। वो किसान था इसलिए वो टक्कर लेगा। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये जो चौथे आंदोलन का जो संकल्प आज लिया जा रहा है, ये फलीभूत होगा, ये सफल होगा। लेकिन सर जवानों की तो मोदी जी काफ़ी तारीफ करते हैं। ये केवल तारीफ करते हैं, मैंने आपको बताया वो हर चीज़ का इवेंट बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय इतने बड़े कलाकार हैं, ये एक्चुअली राजनीति में नहीं आना चाहिए था, इनको कहीं कलाकारी में जाना चाहिए था। बहुत बड़े वो इवेंट कब बनाना, कैसे बनाना, आप देखिए। अभी भोपाल में क्या बोला था, पहले दिन भोपाल में सीना ठोक करके देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये लोग जो अपोजिशन वाले गारंटी दे रहे हैं, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचारी वो जेल में होंगे। खुद बोला है, आपने सबने सुना है। और नाम लेके कहा शरद पवार के भतीजे का, अजीत का नाम लेके कहा है कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और वो जेल में होगा। अगले दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या वो जेल है? उप मुख्यमंत्री का कार्यालय या निवास जो भी है वो जेल, मुझे तो आज तक नहीं लगा कि वहाँ जेल है। तो उसका मैं ये कह रहा, देखिए मैंने ना तो उनके मुंह से सुना है, ना मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अंदाजा तो कोई भी लगा सकता, आप भी लगा सकते हो। अंदाजा मैं ये लगा रहा हूँ कि शायद अजीत पवार को ये बोला होगा, यार तूने पहले किया केवल 70,000 करोड़ का, वो तो बहुत कम था बेटे, तेरे को दोबारा मौका दे रहा हूँ, अब करो, मेरे लिए भी करो और अपने लिए भी करो। अगर ये ना हो तो उसका मीनिंग फिर वो जेल तो नहीं है। एक प्रधानमंत्री देश का बोलता है मैं जेल में डालूंगा, और फिर वो उसको दोबारा वही पद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वो
वो तूने कम किया और अपने अपने लिए किया, अब तुम दोबारा करो, अच्छा करो, खुद के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं तो ये मतलब समझता हूं। शुक्रिया। ओके सर, धन्यवाद। जय हिंद।